नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा था, वो 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बन पाया? सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, योजनाएं बनाई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह सपना अधूरा रह गया? इस वीडियो में हम जानेंगे वो मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत $5 ट्रिलियन की मंजिल से चूक गया, चाहे वो हो कोविड-19 की मार, वैश्विक मंदी, नीति निर्माण की चुनौतियां या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें वो हकीकत जो आंकड़ों के पीछे छिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण मिलते रहें। दोस्तों, क्या आपको याद है 15 अगस्त 2019 ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक नया सपना रखा था? भारत को अगले 5 सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। सोचिए, आजादी के 70 साल बाद भारत सिर्फ $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचा था, लेकिन 2014 से 2019 के बीच सिर्फ 5 साल में भारत ने $1 ट्रिलियन जोड़ते हुए $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब हमने 5 साल में इतना बड़ा कदम बढ़ाया तो अगला लक्ष्य $5 ट्रिलियन का क्यों नहीं? मगर फिर आई चुनौतियां, कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी और कई अन्य बाधाएं। नतीजा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल ऐलान किया कि अब भारत 2027 से 28 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी जोरों पर है। स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। तो क्या भारत 2027 से 28 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा? क्या हम दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होंगे? तो भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे हासिल कर सकता है और किन सेक्टर्स में सुधार की जरूरत है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का विचार पहली बार 2018 में भारतीय सरकार द्वारा पेश किया गया था। यह योजना महत्वाकांक्षी थी, लेकिन आशावादी भी। भारत 2019 तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका था, सिर्फ 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन जोड़कर। ऐसा लग रहा था कि 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हालांकि रियलिटी टेल्स डिफरेंट स्टोरी। आज भारत की जीडीपी लगभग $3.78 ट्रिलियन, जो एक्चुअल टारगेट से काफी दूर है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? आइए जानते हैं वो बड़ी चुनौतियां जिन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने से रोका। क्या वजह है कि जो लक्ष्य 2025 तक हासिल होना था, अब 2027 से 28 तक खिसक चुका है? इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले गिरती कीमत। 2024 में ही रुपए ने डॉलर के अगेंस्ट अपनी कीमत का करीब 3% हिस्सा खो दिया। अब सोचिए, एक कमजोर रुपया क्या करता है? इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इन्फ्लेशन दर बढ़ जाती है, क्योंकि जब चीजें महंगी होती हैं तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो जाती है, क्योंकि महंगाई से व्यापार और निवेश दोनों प्रभावित होते हैं। लेकिन रुकिए, इसका सबसे बड़ा असर तो हमारे जीडीपी पर पड़ता है। कैसे? आइए समझते हैं। भारत की जीडीपी रुपए में गिनी जाती है, लेकिन जब उसे डॉलर में बदला जाता है, तब असली खेल शुरू होता है। अगर एक रुपया $0.014 है और भारत की जीडीपी 280 लाख रुपए करोड़ है, तो यह $3.92 ट्रिलियन होगी। लेकिन अगर एक रुपया $0.012 तक गिर जाए, तो यही जीडीपी $3.36 ट्रिलियन पर आ जाएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था भले ही बढ़ रही हो, लेकिन डॉलर में कम दिखती है, क्योंकि रुपया कमजोर पड़ रहा है। अब इसका असर भारत के $5 ट्रिलियन टारगेट पर कैसे पड़ता है? अगर $1.80 का एक्सचेंज रेट होता, तो भारत को 400 लाख रुपए करोड़ की जीडीपी चाहिए होती $5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर $1.85 हो जाता है, तो यही लक्ष्य 425 लाख रुपए करोड़ हो जाता है। यानी हमें और ज्यादा तेजी से ग्रोथ करनी होगी। रुपए का डिप्रिशिएशन विदेशी निवेश और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी प्रभावित करता है। रुपए की कमजोरी से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, क्योंकि भारतीय सामान विदेशी बाजार में सस्ता हो जाता है। लेकिन इंपोर्ट महंगा होता है, जिससे भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और महंगाई बढ़ती है। विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है,
कुछ निवेशक सस्ते दाम पर भारत में निवेश करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर रुपए में और गिरावट का डर हुआ तो वो अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा दबाव कहां से आता है? हमारी जरूरतें। लेकिन वो जरूरतें जिनके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। भारत भारी मात्रा में इंपोर्ट पर निर्भर है, खासकर क्रूड ऑयल और गोल्ड के लिए। सिर्फ कच्चा तेल ही भारत के कुल आयात बिल का 25% हिस्सा रखता है। अब सोचिए, अगर वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती हैं और साथ ही डॉलर मजबूत होता जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? पेट्रोल डीजल महंगा मीन्स महंगाई दर में उछाल, व्यापार घाटा बढ़ता जाता है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। भारत में कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट चीज क्या है? सोना। सिर्फ नवंबर में देश का सोना आयात 14.86 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। पिछले साल नवंबर 2023 में सोने का आयात सिर्फ 3.44 बिलियन डॉलर था। अप्रैल से नवंबर 2024 के इस दौरान कुल सोना आयात 49 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के 32.93 बिलियन डॉलर से 49% ज्यादा है। यानी हम अपनी जरूरतों से ज्यादा लग्जरी पर खर्च कर रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मार पड़ रही है भारत के व्यापार घाटे पर। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन क्या ये रफ्तार 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए काफी है? 2012 से 13 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.5%, 2016 से 17 में सबसे ऊंचाई पर 8.3%, फिर गिरावट शुरू हुई। 2019 से 20 में सिर्फ 3.9%, 2020 से 21 में आई कोविड का झटका, जीडीपी में -5.8% की भारी गिरावट। इसके बाद शुरू हुई रिकवरी 2021 से 22 में 9.1%, 2022 से 23 में 7.2% और 2023 से 24 में 7.3%। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2025 से 26 में ग्रोथ 6.3% रह सकती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को घटाया जाए तो असल ग्रोथ सिर्फ 5.7% रह जाएगी। मौजूदा ग्रोथ दर से देखें तो भारत को कम से कम 5 से 6 साल और लग सकते हैं। तो क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की मंजिल अब भी दूर है? क्या भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेज करनी होगी? दोस्तों, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? कमेंट में जरूर बताइए। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, लेकिन कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, लाल फीताशाही और नीति संबंधी देरी ने भारत के औद्योगिक विकास को धीमा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन अपने मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत और चीन में क्या अंतर है? क्यों चीन भारत से इतना आगे निकल गया? अगर हमें चीन से मुकाबला करना है तो हमें चीन जैसी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन रोड एंड रेल कनेक्टिविटी और स्किल कर्मचारियों की एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी। आइए विस्तार से समझते हैं। चीन में 1,55,000 किलोमीटर से अधिक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। भारत में सिर्फ 13,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे है, जो चीन के मुकाबले काफी कम है। शियान, शंघाई, ग्वांगझू, बीजिंग जैसे शहरों में विशाल इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जिससे कंपनियों को टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी छूट मिलती है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के बावजूद भारत में अभी भी इंडस्ट्रियल जोन चीन जितने विकसित नहीं है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसके कुल जीडीपी का लगभग 28% है, जबकि भारत में यह सिर्फ 16% है। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग और नाइकी जैसी 10,000 प्लस इंटरनेशनल कंपनी की फैक्ट्रियां चीन में हैं, क्योंकि वहां उत्पादन लागत कम है और सप्लाई चेन बेहतर है। भारतीय सरकार ने मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की, लेकिन धीमी नीतिगत प्रक्रियाओं के कारण उद्योग तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीन के पास लगभग 90 करोड़ से अधिक स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो आधुनिक फैक्ट्रियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित है। भारत में 50 करोड़ से अधिक कार्यबल है, लेकिन उनमें से अधिकतर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी के कारण भारत की मजदूरी दर तो कम है, लेकिन उत्पादकता भी चीन की तुलना में बहुत कम है। चीन का कुल एक्सपोर्ट्स 2023 में 3.6 ट्रिलियन डॉलर था, जो भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत का कुल एक्सपोर्ट 2023 में सिर्फ 776 बिलियन डॉलर था। भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन कैसे? जवाब है मेड इन इंडिया को और ताकत देकर और इंपोर्ट पर निर्भरता घटाकर। अब सवाल ये है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर और मेक इन इंडिया को मजबूत बनाकर नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाकर, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत अब सिर्फ गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियां विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट कर रही हैं। अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनोवेशन करे तो हम तेल आयात पर निर्भरता भी कम कर सकते हैं। अगर हम भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की बात करें तो यह एक बड़ा अवसर है। भारत अब एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है, जहां हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। आज भी हमारे कई फोन, लैपटॉप और गैजेट्स चीन, अमेरिका और कोरिया से आते हैं, लेकिन अब भारत में फॉक्सकॉन, सैमसंग और लावा जैसी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें तो भारत दुनिया का टेक हब बन सकता है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो सबसे जरूरी क्या है? एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तेज, मजबूत और फ्यूचर के लिए तैयार हो। देश जितना तेजी से चलेगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी से बढ़ेगी। भारत माला परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण तेजी से किया जाए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा ही और एक्सप्रेसवे बनाए जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण जरूरी है। रेलवेज, द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। अगर हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाएं तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगा और लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जैसे प्रोजेक्ट को और तेजी से पूरा करना होगा। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो हमें बड़े और आधुनिक इंडस्ट्रियल जोन बनाने होंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसी तरह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन कॉरिडोर्स के अलावा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। ये सभी भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास को तेजी देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर हमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो सिर्फ मेक इन इंडिया काफी नहीं, बल्कि सेल इन वर्ल्ड करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बूस्ट देना होगा। मोबाइल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स और फार्मा जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और फोकस देना होगा। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। भारतीय प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना होगा। भारतीय एमएसएमई सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा करना होगा। सरकारी योजनाएं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को और सेक्टर में चालू करना होगा। भारत को ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs करने होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स और इंसेंटिव बढ़ाना होगा। इससे भारतीय कंपनी अधिक एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। भारत में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन क्या सभी को नौकरी मिलती है? हर आर्थिक रूप से मजबूत देश के पीछे हमेशा शिक्षित और कुशल लोग होते हैं जो उसकी सफलता की नींव रखते हैं। हम शिक्षित तो बनाते हैं, लेकिन कुशल नहीं बना पाते, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, अगर हमें भारत को दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है, तो सिर्फ ग्रोथ नहीं, जॉब क्रिएशन भी जरूरी है। हालिया अनुमान के अनुसार भारत की केवल 4 से 5% वर्कफोर्स ही स्किल्ड माना जाता है। यहाँ चीन से कहीं कम है। चीन में लगभग 25 से 30% श्रमिक कुशल हैं। भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी लगभग 35 से 37% है। यह दुनिया में महिलाओं की श्रमिक भागीदारी दर में से सबसे कम दर है। वहीं चीन में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 60 से 65% है। कैसे बढ़ेंगी नौकरियां और स्किल्स? पुस्तकाधारित शिक्षा से बाहर आकर इंडस्ट्री फ्रेंडली और व्यावहारिक प्रशिक्षण की ओर बदलाव जरूरी है, ताकि छात्रों को रियल लाइफ स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार किया जा सके। डिग्री से ज्यादा स्किल्स पर फोकस देना होगा। स्कूल और कॉलेज में वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ताकि युवा जॉब के लिए तैयार हों। इंटर्नशिप और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाना, ताकि छात्रों को रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले। भारत के पास $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है, लेकिन उसे तेजी से सुधार करने होंगे। चीन से सबक लेकर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट और नीति निर्माण में बड़ा बदलाव लाना होगा। अगर भारत सही कदम उठाए तो वह निश्चित रूप से एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। क्या भारत 2027 से 28 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन पाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।